Hello, good morning, students. Okay, today we will study from the last class, and today we will begin the chapter by streamline flow. हमने कहा तक हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पिछले चैप्टर क्लास में पढ़ा था बढ़िया से। आज हम बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो से। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करें। अटेंडेंस आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट दे दें आप लोग, है ना। अटेंडेंस देने के बाद ही स्टार्ट करें, अटेंडेंस कंपलसरी है। चलो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा? सो फार वी हैव स्टडीड फ्लूइड्स एट रेस्ट। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, जो फ्लूइड्स की स्टडी की है, उसमें फ्लूइड एट रेस्ट था, उसमें वो मूवमेंट में नहीं था। अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे जब आपका फ्लूइड्स मोशन में है। जब फ्लूइड्स मोशन में होता है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स। हमें ध्यान रखना है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड डायनेमिक्स। सो हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट है। when a water tap is turned on slowly, the water flow is smooth initially but loses its smoothness when the speed of the outflow is increased। कहने का मतलब है कि जब हम आउटफ्लो को इंक्रीज करेंगे, जैसे टैप को और ज्यादा खोलेंगे, वो अपनी स्मूथनेस है उसको खो देगा और वहां पर एक टर्बुलेंस सा पैदा हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा जो उसकी स्मूथनेस है, उसकी जो इजी गोइंग है, वो खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है, अपन लोग देखते हैं, थोड़ी सी टैप अगर खोलता है तो बहुत अच्छे से स्मूथली वहां से फ्लो होता है। ये क्या है? ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम स्टडी करेंगे। नीचे यहां से देखिए, मेरे जो माउस है, जो कर्सर है, इसको फॉलो कीजिए आप। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी एट एनी गिवन पॉइंट। द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। दिस डज नॉट मीन दैट द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस इज सेम। द वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल में चेंज एट इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब इस कहानी को समझ लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों कि ये जो किसी भी पार्टिकल का पाथ होगा, यहाँ पर जो आपको इस पार्टिकल का एक पाथ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई इस फ्लूइड का पार्टिकल है, वो यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा है, इजी गोइंग है। हम उसको स्ट्रीमलाइन कब कहेंगे? हम उस फ्लो को स्टडी कब कहेंगे? जब दूसरा आने वाला पार्टिकल इसी पाथ में, अगर सेकेंड पार्टिकल आता है तो वो भी सेम पाथ को फॉलो करता है। ये यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी आपको जब आप पढ़ेंगे। उसकी वेलोसिटी भी उतनी होगी इस पॉइंट में, जैसे P पर जितनी वेलोसिटी उस पहले वाले पार्टिकल की है, जो इसके बाद जो पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी की फर्स्ट पार्टिकल की थी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट सेकेंड पार्टिकल जो आएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही चेंज होगी जितनी फर्स्ट पार्टिकल की हुई थी। समझ में आया? अगर ऐसा होता है तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। क्लियर? अगर ऐसा होता है तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हम ये कह दें कि एक पॉइंट पर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी। नो, एट द सेम टाइम हम ऐसा नहीं कह सकते। जैसे मान लो यहाँ पर है, हो सकता है यहाँ वाले की स्पीड ज्यादा हो, यहाँ वाले की वेलोसिटी कम हो, यहाँ वाले की ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ अगर सेकेंड पार्टिकल इस पाथ से आएगा तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से फर्स्ट पार्टिकल ने मूव किया था। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब छोटा सा डेरिवेशन है, इसको देख लेते हैं। यहां आ जाइए आप। इसके बाद कंसीडर प्लेन्स पर्टिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। 3 पॉइंट P, R एंड Q। 3 यहाँ पॉइंट मान लो, P, R, Q है। ठीक है, ये 3 पॉइंट ले लिए, P ले लिया, R ले लिया और Q ले लिया, 3 पॉइंट ले लिया। The plane pieces are so chosen that their boundaries be determined by the same set of streamlines। कहने का मतलब है कि ये सेम सेट ऑफ स्ट्रीमलाइन है, एक ही फ्लो का पार्ट है। This means the number of fluid particles crossing the surface as indicated at P, R and Q is the same if the area of cross section at these points are AP, AR and AQ।
यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया, यहाँ पर P पॉइंट पे AP ले लिया, R पे AR ले लिया और Q पे AQ ले लिया। ठीक है, द मास ऑफ द फ्लूइड डेल MP, कहने आप केवल P का सोच लीजिए, बाकी सेम हम लिख देंगे, P की जगह R कर देंगे। तो ये जो है क्रॉसिंग एट AP स्मॉल इंटरवल्स एट डेल T इज, अब ये यहां पर मास मैं बता रहा हूं। इसका मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेंसिटी यहां पर मैंने ले ली रो P। आराम से समझना इस बात को, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो होगा मास। तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेल T टाइम, डेल T टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। बच्चों आराम से समझो इसको, ये जो डेल T है इस टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो डिस्टेंस निकाल ली, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये डिस्टेंस होगी। इसको जैसे ही मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम उस मास का आ जाएगा, उस मास ऑफ द फ्लूइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये डेंसिटी से, तो जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा रो P AP VP डेल T। सिमिलरली मास जो R पे होगा वो यहाँ P की जगह R लिख देंगे और Q पे होगा वहां पर Q लिख देंगे। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि जितना भी मास यहाँ पर डेल T टाइम में P पे मूव करेगा उतना का उतना ही R पे और उतना का उतना ही Q पे। इट मींस these three expressions are same। ये तीनों एक्सप्रेशन क्या हो गए, सेम हो गए, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो मास तो डेल T टाइम में सेम मास मूव हुआ है तो डेंसिटी भी सेम है, तो ये तो तीनों कैंसिल आउट होगी, रो P रो R और रो Q, ये तीनों कैंसिल आउट हो गया। डेल T सिमिलर है, सेम टाइम में निकाल रहे हैं तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बच गया है क्या, AP VP इज इक्वल टू AR VR इज इक्वल टू AQ VQ। ये इक्वेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद रखने के लिए तो बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, यहां पर हम जिस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जितना डेल T टाइम में यहां मूव हुआ उतना ही यहां हुआ और इतना ही यहां हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो काम करेगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर AV कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, AV gives the volume flux of flow rate and remains constant throughout the pipe of flow। पूरे पाइप में ये सेम रहेगा। Thus the narrower portion where the streamlines are closely spaced velocity increases। अब इसको समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है इसका। क्या कि जैसे जहां जहां हमारे पाइप की क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, जहां जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां वेलोसिटी फ्लूइड की ज्यादा होगी, और जहां क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा है ना, एरिया पाइप की मोटाई जहां ज्यादा होगी वहां क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। तो व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल इंक्रीज वी विल गेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस। ओके, एंड व्हेन इट इज डिक्रीजिंग देन वेलोसिटी विल बी मोर। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसके जो कंसिक्वेंसेज है वो डिफरेंट आएंगे। अब इसके कंसिक्वेंसेज के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस किसे कहेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके परिणाम देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इफेक्ट क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी छोटा मोटा बनता है। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड्स बियॉन्ड ए लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। ये स्टेडी फ्लो एक खास स्पीड के बाद में, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि टेप को अपन धीरे से खोलते हैं तो एकदम स्मूथली स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, बट जब हम तेज खोलते हैं, उसको पूरा खोलते हैं, तो वहां पर टर्बुलेंस पैदा हो जाता है।
तो वो जो स्पीड है, जिस स्पीड के बाद टर्बुलेंस पैदा हो जाता है और स्ट्रीमलाइन खत्म हो जाता है, स्टेडीनेस उसकी खत्म हो जाती है, उस स्पीड को बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल स्पीड। So steady flow is achieved at low flow speeds beyond a limiting value called critical speed. This flow loses steadiness and become turbulent. यहाँ पर जो फ्लो है वो कैसा बन जाता है? turbulent बन जाता है. One sees this when the fast flowing stream encounters rocks, small foamy whirlpool like regions called white water rapids are formed. आप लोग देखते हो कि कई बार क्या होता है कि जब इसके अंदर कोई हम चीज रख देते हैं, है ना, तब ये इसी सिचुएशन, जैसे ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, और यहाँ पर आपने एक फ्लैट कुछ रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये जिस तरह के झाग वगैरह उठते हैं, फॉर्म वगैरह उठते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर तो टर्बुलेंस हो गया। तो ये केवल किसी ऑब्स्टेकल की वजह से ही नहीं पैदा किया जा सकता, इसको हम स्पीड बढ़ाकर भी, वेलोसिटी बढ़ाकर भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी उस क्रिटिकल स्पीड से जैसे ही ज्यादा होगा वहां पर टर्बुलेंस पैदा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, और इस तरह वहां पर ये फॉर्म वगैरह आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि जब तेज वेव्स आती है, जो हाई स्पीड वेव्स होती है समुद्र में, तो वहां पर भी आप लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। चलो, अब इसके रिजल्ट देखने से पहले हम एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे अच्छे से प्रिंसिपल्स आएंगे और उसके बाद हम आगे उसके कंसिक्वेंसेस देखेंगे कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। चलो, अब आते हैं हम बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले बर्नौली थे कौन, इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्विट्जरलैंड के फिजिसिस्ट थे, डैनियल बर्नौली। इन्होंने 1738 में एक फॉर्मूला दिया था, एक इक्वेशन दी थी, जिसको हम बर्नौली प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। थोड़ा इसको डिराइव कर लेते हैं, बाकी चीजें आपको सेम है, यहां से हम देखना शुरू करेंगे। आप ये ध्यान रखना कि यहां से हम पढ़ेंगे और जो डायग्राम देखेंगे वो आगे हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लो। कंसीडर द फ्लो एट टू रीजन्स। एनसीईआरटी आपने खोल रखी होगी, एनसीईआरटी जिन बच्चों ने नहीं ओपन की है प्लीज एनसीईआरटी ओपन करें। Consider the flow at two regions. Consider the fluid initially lying between B and D. हम डायग्राम में ये डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे। देखो, मैं आपको बता देता हूं, आपने बुक में खोलो। ये रहा, इसके अंदर आप पहले इस डायग्राम को समझ लो। ये P यहाँ का प्रेशर है, ठीक है, और ये BC मैंने एक डेल्टी टाइम में यहां से फ्लो यहां चला जाता है, और यहाँ उसी डेल्टी टाइम में यहाँ वाला जो फ्लूइड है वो यहाँ चला जाता है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ का A2 है, यहाँ का प्रेशर P1 है और ये P2 है, ठीक है। तो इसी को हम यूज करते हुए इसको डिराइव करेंगे। बहुत छोटा सा है, एग्जाम में कई बार आता है कि जस्ट डिराइव द बर्नौली प्रिंसिपल, है ना, इक्वेशन ऑफ बर्नौली, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। इस बार भी आएगा, जब हमेशा आता है तो इस बार भी आएगा। चलो, consider the fluid initially lying between B and D in a infinitesimal time interval del t. The fluid would have moved. Suppose V1 is the speed of the speed at the B and V2 at D. ये जो मैंने कहानी आपको भी डायग्राम दिखा के बताई वही सारी कह रहा है। डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, डेल्टी टाइम में डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, वहां पर डिस्टेंस V1 at the point first it will travel V1 del t, कितनी करेगा, V1 del t, और जब V2 है वहां पर कितनी करेगा, V2 del t। अरे वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड वो डिस्टेंस आ जाएगी, कितने ट्रेवल करेगा। प्रेशर्स P1 एंड P2 एक्ट एज शोन इन द, वो मैंने आपको बता दिया था, A1 A2 आपको बता दिया था। वर्क डन कितना हुआ, V1, ठीक है। वर्क डन क्या होगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ये कैसे आया, ये देखो थोड़ा सा।
प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहां हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 A1 तो हो गया आपका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई आपकी V1 डेल टी, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, यहां पर A1 V1 डेल टी, एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी वॉल्यूम आ गया उसका, तो P1 डेल V, सेम वॉल्यूम आगे जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, वॉल्यूम सेम ट्रांसफर होगा आगे का आगे, तो V2 सिमिलरली ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा P2 A2 V2 डेल टी, तो ये आ जाएगा P2 डेल V, ठीक है, ठीक है। अरे भाई A1 V1 तो A2 V2 के बराबर है, समझ में आ रही है ना यहाँ कहानी। ये A1 V1 जो है ये A2 V2 के बराबर है, क्यों है, ड्यू टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये डेल टी इस डेल टी के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डेल V तो इक्वल है P1 डेल V, और यहां आ जाएगा P2 डेल V, ये हो गया वर्क डन, ठीक है। अब यहां पर हम माइनस साइन लेंगे, क्यों, ये बताइए आप माइनस साइन क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो ऑन द फ्लूइड हो रहा है, यहां पर वर्क डन हो रहा है वो ऑन द फ्लूइड हो रहा है, फ्लूइड के ऊपर काम हो रहा है, इसीलिए इसका हम साइन कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। सो द टोटल वर्क डन विल बी W1 माइनस W2, माइनस का चिन्ह आएगा ना आगे की साइड में वर्क हुआ, यहां पर तो इसके ऊपर इसने वर्क किया था, वहां पर उसके कारण आ गया वो डिस्प्लेस हुआ है, तो फ्लूइड के ऊपर काम हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, और फर्स्ट फ्लूइड ने सेकंड फ्लूइड पे, जो फ्लूइड का ब्लॉक है उस पे काम किया है, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव, तो P1 माइनस P2 ऑफ डेल V, ये आ गया आपके वर्क डन की एक्सप्रेशन। अब देखो पार्ट ऑफ दिस वर्क गोज इनटू द चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एंड पार्ट गोज इनटू चेंजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। If the density of fluid rho and del m, है ना, अगर डेंसिटी रो है तो डेल m क्या हो जाएगा, रो A1 V1 डेल टी, या रो डेल V is the mass passing through the pipe in the time डेल टी, then change in gravitational potential, यानी mgh निकाल लो, m कितना हो गया, m हो गया रो इंटू डेल V, समझ में आया, हाँ। अरे रो क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, m अपॉन V, तो ये क्या हो गया, मास, रो इंटू V, और रो इंटू V रख दिया, G लिख दिया, और H हाइट उसकी जो चेंज हुई है, हाइट कितनी चेंज हुई है, यहां से आपको मैं दिखा देता हूं हाइट कितनी चेंज हुई है, ये H2 है, यहां पर H1 है, तो टोटल चेंज इन हाइट कितना हुआ, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये डेरिवेशन टाइप हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्लियर हो गया ना ये, कि ये रो जी डेल V, और ये कैसा है, mgh, m तो हो गया ये रो डेल V, G और ये H, ओके, ठीक है, ओके। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भाई कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और कुछ उसमें चला जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा बच्चों, हाफ, यहाँ पर हाफ मिसिंग है, हाफ mv स्क्वायर, तो m तो हो गया रो डेल V, अच्छा यहाँ पर बैठा है रो, हाफ mv स्क्वायर, तो m की जगह रो डेल V, और v स्क्वायर आ गया V2 स्क्वायर माइनस vv स्क्वायर। वी कैन एम्प्लॉय द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो वर्क डन तो ये है P1 माइनस P2 इंटू डेल V, और चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, और प्लस ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ठीक है। दोनों तरफ डेल V से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा P1 माइनस P2, ये डेल V उड़ गया, ये डेल V उड़ गया, बच गया क्या, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस H1। अच्छा, अब ये सिंपल हो गया, अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना। अब देखो इसको अलग अलग कर लो, P1 माइनस P2, P2 को उधर ले जाओ और V1 से संबंधित जितने भी है उन टर्म्स को इधर ले आओ, तो हाफ रो V1 स्क्वायर इस साइड में चली जाएगी, रो GH1
उस साइड में चली जाएगी, तो मिलेगा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इसका मतलब हुआ कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन, दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। यहां से याद रखिए P प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो जी एच, है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके पीछे थ्योरी क्या है। इनवर्स द बर्नौलीज रिलेशन में बी स्टडीड एज फॉलो, एज वी मूव अलोंग ए स्ट्रीमलाइन द सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी रो वी स्क्वायर अपॉन 2, है ना, यूनिट वॉल्यूम हो गया ना। अरे भाई डेल वी 1 होगा तभी तो हम इसको मास कह पाएंगे। रो को मास हम कब कहेंगे, जब आपका वॉल्यूम 1 यूनिट है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी रो जी एच रिमेन्स ए कांस्टेंट। पर यूनिट वॉल्यूम सब सेम रहेगा, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बर्नौली साहब ने एक्सप्लेन किया था। Note that in applying the energy conservation principle, there is an assumption that no energy is lost due to the friction. But in fact, when the fluids flow, some energy does get lost due to the internal friction. कहते हैं कि हमने यहाँ पर ये assume किया है कि किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन के रूप में एनर्जी लॉस नहीं हो रही, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, एनर्जी लॉस भी वहां पर होता है। The property of the fluid is called viscosity। ये कौन सी होती है, जो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे उसको हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। ये हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। The lost kinetic energy of the fluid get converted into heat energy, thus the Bernoulli's equation ideally applies to the fluid with zero viscosity or non-viscous। non-viscous का मतलब आप यहाँ पर केवल फ्रिक्शन से समझो, विस्कोसिटी का मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन के रूप में लो। फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, है ना। तो जब वहां पर जीरो विस्कोसिटी है तब हमारा एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो हम आसानी से बर्नौली प्रिंसिपल को कह पाएंगे। एक और देखिए यहाँ, व्हेन ए फ्लूइड इज एट रेस्ट इट वेलोसिटी इज जीरो एवरीवेयर। यहाँ पर भी मूव नहीं कर रहा और यहाँ पर भी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वी स्क्वायर की टर्म गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा क्या, सॉरी, P प्लस रो जी एच, है ना, P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2, है ना। तो ये P1 माइनस P2 रो जी H2 माइनस H1, ये ऐसी बर्नौली की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। P1 अरे रो जी H तो P1 है ना, P क्या होता है, प्रेशर, रो जी H, ठीक। अब डेरिवेशन के हिसाब से एक चीज और यहां पर आएगी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, टोरिसेली लॉ, है ना। यहां तक शायद समझ में आ गया, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये स्पीड ऑफ ई फ्लक्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद अपना बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जब क्लास होगी तो आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलो, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स क्या है पहले हमें ये समझना है। तो बच्चों यहाँ पर एक मैंने बॉक्स लिया है जिसके अंदर यहाँ पर हमने छेद कर दिया, एक डिब्बा लिया है, कंटेनर लिया है, जिसके अंदर क्या किया है कि फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पर मैंने उसके एक छेद कर दिया है। तो मुझे ये बता रहा है कि ये किस स्पीड से यहाँ से वाटर फ्लो होगा, या जो भी फ्लूइड है वो फ्लो किस स्पीड से होगा। हम जानते हैं कि वो यहाँ नहीं गिरेगा, उसके अंदर ये थोड़ा सा दूर जाके गिरता है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ से दूर जाके गिरता है। आपको पता है ये चीज, आप फील करते हो आप अपनी जिंदगी में भी, व्यवहार में भी। तो ये इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशंस है वो देख लेते हैं। अभी मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर Y2 हाइट तक ये भरा हुआ है, और Y1 जो हाइट है वहां पर एक आपका जो ये होल है जहां से फ्लो होगा फ्लूइड बाहर की तरफ। तो बच गया जो H हाइट है ना,
ये इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर जो कॉलम है इस फ्लूइड का उसकी हाइट है, यानी H प्लस y1 इज इक्वल टू y2। पहले हमें ये समझना है H प्लस y1 इज इक्वल टू y2। यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहां पर भी एक प्रेशर होगा जो P1 PA इसलिए कि यहां पर बाहर की तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। इसका क्रॉस सेक्शन A1 है, ठीक है। अच्छा चलो, और कुछ यहां पर एजम्पशन है नहीं, यहां की वेलोसिटी V1 ले ली। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2। तो V2 जो होगा वो क्या होगा, A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाइड बाई V1। ठीक, समझ में आई कहानी। यहां पर क्या है, यहां ऊपर की तरफ तो एयर है, यहां लिक्विड के ऊपर एयर है, केवल एयर का प्रेशर है। इसको यूज करते हैं हम आगे, ठीक है। आराम से समझना एक एक चीज, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये बर्नौली प्रिंसिपल है आपका। पीए का मतलब यहां पर जो प्रेशर है ये, सॉरी जस्ट ए मिनट, भाग गया है थोड़ा सा, इसको मैं पकड़ के वापस लाता हूं अपने इसकी जगह पर। यहां पर पीए है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ये फ्लूइड रेस्ट में है, और यहां पर है V1 इसकी स्पीड। तो बर्नौली प्रिंसिपल जब हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता। ओहो, कहां चला गया ये, हल्की सी यहां पर प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल प्रॉब्लम ये आई है कि ये भागना बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये इधर ये मिल गया वापस, चलो। तो बच्चों यहां पर क्या है कि ये देखो, यहां से फॉर्मूला, अब आपको दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीए यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर की तरफ, हाफ रो V1 स्क्वायर यहाँ की वेलोसिटी है, और यहाँ का जो आएगा ये आएगा रो जी एच। तो एच यहाँ पर कितनी है, रो जी y1, हाइट कितनी है y1। ये इक्वल होगा ड्यू टू द बर्नौलीज इक्वेशन, किसके इक्वल होगा ये, यहां पर जो सारी यही कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर P एयर का प्रेशर है, नहीं यहां एयर का प्रेशर नहीं है, यहां इस कंटेनर के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर है ना। तो P प्लस रो जी y2, और ये V स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी गायब। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये जो है फ्लूइड एट रेस्ट है, ये यहां पर किसी भी प्रकार की मोशन में नहीं है, ये केवल यही मूव कर रहा है। तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक, क्लियर हो गया। अब y2 माइनस y1 को तो आप h ले लो, इसको अगर हम इधर ट्रांसपोज करें तो y2 माइनस y1 कॉमन आएगा, ये हो गया h। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया V1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये रो बाई 2 को मैं उधर ले जाता हूं, इसको भी उधर ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh प्लस 2p माइनस p अपॉन रो। अब यहां एक कंडीशन लिए, क्या कंडीशन लिए, यहां एक कंडीशन लिए है कि मान लो जो प्रेशर अंदर है वो बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना, और H बहुत ही कम है। ऐसी हालत में क्या होगा कि ये P माइनस P है तो P के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये 2gh वाली जब H बहुत ही कम है तो ये हो जाएगी गायब, तो V1 आएगा अंडर रूट 2g, सॉरी अच्छा ये थोड़ा इसने ज्यादा ही बता दिया है। ये कह रहा है कि ये जो है ये तो हो जाएगी टर्म गायब, कौन सी 2gh, ये टर्म तो हो जाएगी गायब जब हाइट बहुत कम है, और यहां आ जाएगा p। तो यहां पर ओनली वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, 2p बाई
रो, है ना, √2p/ρ आ जाएगा। ले ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब हम रॉकेट को प्रपोज करते हैं, है ना, रॉकेट प्रपोजल में ये सिचुएशन आती है। अगर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वो अपना जो विसेल है जिसमें वाटर है, वो अगर ऊपर से मैं ओपन कर दूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा? P और PA दोनों हो जाएंगे, P PA के इक्वल हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा और हमें मिलेगा V1 = √2gh, है ना। इसी को टोरिसेली लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये उसके इक्वल है जब हम फ्री फॉलिंग बॉडी का वेलोसिटी निकालते हैं। अब निकाला होगा v² u² + 2gh से, तो वहां पर अपने एक्सप्रेशन यही मिलता है, V1 = √2gh। ठीक है, ठीक है बच्चों। वेंचुरीमीटर और इसके जो एप्लीकेशंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये थोड़ा फ्लूइड्स वाला जो लेसन है इसको हम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, वेंचुरीमीटर को इसके बाद देखेंगे। केवल आपको दो आज हमने जो पढ़े हैं, एक टोरिस ये इफ्लक्स वाला और दूसरा हमने बर्नौली प्रिंसिपल और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के जो कंसिक्वेंसेज है, जो इफेक्ट्स है, जो उसका इफेक्ट आएगा बॉल पे, जब बॉल हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बॉल पे किस तरह का इफेक्ट आता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो तब तक आप लोग इसको स्टडी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अटेंडेंस जिन्होंने नहीं दी है एक बार दे दें, और ठीक है, ओके बाय।